करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पार्ट 3। ठीक है बच्चा लोग, तो आपके लिए ये जो पार्ट है, ये भाग है जो आपके बिहार बोर्ड की पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो आपको इस भाग को गौर से देखना है, समझना है, और जो पॉइंट और टॉपिक आज आपका डिस्कस होगा, आज हम जो टॉपिक और पॉइंट डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपको अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 3। तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चा लोग, इसमें आपको क्या पढ़ना है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। तो आज आपका डिस्कस होगा 1815। ठीक है, 1815 के बाद जो एक नया रूढ़िवाद आया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे बच्चा लोग, नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया था। कौन सा युद्ध हारा था बच्चा लोग? वाटरलू का युद्ध। कब हारा था? तो 1815 में। ठीक है बच्चा लोग, तो जब नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हारा, ठीक है, तो देखिए उसमें क्या हुआ था बच्चा लोग। तो उसमें आपका देखिए, ये जो 1815 का जो युद्ध हुआ था, नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें कैसी हो गई थी? रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। कौन सी भावना से प्रेरित थी बच्चा लोग? तो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, जो भावना हुआ वो कैसा भावना था? तो वो रूढ़िवाद का भावना था। ठीक है, अब ये रूढ़िवाद क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा बच्चा लोग कि रूढ़िवाद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चा लोग, आपको हम बता दें कि रूढ़िवाद का अर्थ होता है कि जो पुराने परंपरा तौर तरीके में विश्वास करते हैं, जैसे कि नेपोलियन के आगमन से पहले और वहाँ फ्रांस की क्रांति से पहले राजशाही व्यवस्था थी, चर्च का महत्व था। ठीक है, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, वो सारी जो व्यवस्था थी उसमें जो लोग विश्वास करते हैं, वैसे लोगों को रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको तो यहाँ पे समझ में आ गया बच्चा लोग कि रूढ़िवादी क्या है। तो देखिए अब रूढ़िवादी लोग क्या मानते थे? तो रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, जैसे कौन कौन सा? तो राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रूढ़िवादियों की सोच थी। ठीक है, लेकिन अधिकतर रूढ़िवादी ये भी जानते थे बच्चा लोग, आपको यह ध्यान रखना है, क्या जानते थे कि जो चेंजेस हुआ है क्रांति के बाद, वो चेंजेस देश के लिए, समाज के लिए, बेहतरी के लिए। लेकिन अब वो जो पुराना दौर है, जैसे जो भेदभाव हो रहा था, चर्च का व्यवस्था था, समाज में ऊंच नीच था, तो लोग अब वो पुराने दौर में वापस नहीं जा सकते थे। ठीक है, अब जो नेपोलियन जो परिवर्तन लाया था ना बच्चा लोग, उनसे उनको ये पता लग गया था कि आधुनिकीकरण, ठीक है, यानी अगर वो लोग आधुनिकीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो आधुनिकीकरण के द्वारा वो राजतंत्र जैसे, ठीक है, यानी राजा वाला जो परंपरा है, संस्था है, उसको भी मजबूत बनाया जा सकता था। कब? लेकिन जब वो आपका मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण में विश्वास करें। ठीक है, तो नए नई चीज़ों को अब इन लोगों ने भी महत्व देना शुरू कर दिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और कुशल मजबूत बनाया जा सकता था। जैसे कि देखिए नेपोलियन के तरफ समय में जो बदलाव लाया गया था, जैसे आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हो जाए तो यूरोप का जो निरंकुश राजतंत्र है उनको भी शक्ति मिल सकता है और वो भी नए तरीके से शासन कर सकते हैं। तो ये रूढ़िवादियों की सोच थी बच्चा लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रूढ़िवादियों की सोच क्या थी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चा लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे।
तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि रूढ़िवादियों को क्या बदलाव आया रूढ़िवादी व्यवस्था में। अब हम लोग जानेंगे कि आगे क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए 1815 में अगर हम देखते हैं तो देखिए ब्रिटेन, रूस, प्रासा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति, ठीक है, ये जो नेपोलियन को हराया था ना, ये लोग मिलकर हराए थे, ये देश मिलकर हराए थे। ठीक है, तो कौन कौन मिलकर हराया था? तो ब्रिटेन, रूस और प्रासा। ठीक है, इन्होंने नेपोलियन को कौन से युद्ध में हराया था? तो वाटरलू के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो ये किसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे? तो ये यूरोप के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? तो इन लोगों ने नेपोलियन के साथ एक समझौता किया। समझौता के लिए ये कहाँ मिले? तो ये वियना में मिले। कौन सी जगह पे मिले बच्चा लोग? तो वियना में। ठीक है, जो ये सम्मेलन हुआ था ना बच्चा लोग, जो वियना सम्मेलन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नेपोलियन के हार के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ? तो वियना। ठीक है, और पूछता है कि इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? आपके एग्जाम में पूछेगा बच्चा लोग कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, और आपको क्या बताना है? ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने वियना समझौता के मेजबानी किया था। ठीक है, तो देखिए इसमें संधि हुआ। ठीक है, किसके साथ संधि हुआ? तो फ्रांस के साथ। ठीक है, इस कब संधि हुआ? तो 1815 में। ठीक है, अब ये संधि को हम लोग कौन सा संधि कहते हैं बच्चा लोग? तो वियना संधि, यानी ट्रीटी ऑफ वियना। देखिए इसमें क्या हुआ था बच्चा लोग ट्रीटी ऑफ वियना में? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ना कि जो नेपोलियन युद्ध जीता था, युद्ध लड़ा था, तो उसने बहुत सारे बदलाव किए थे फ्रांस में। ठीक है, तो उन बदलावों को हटाना था, और नेपोलियन के सत्ता में आने से पहले जो राजशाही व्यवस्था थी, यानी जो बर्बो वंश का शासन था, उसको फिर से वापस बर्बन वंश को लाना था। ठीक है और इस संधि के बाद क्या हुआ था ना कि नेपोलियन ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, यानी अपने सीमा का विस्तार किया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो क्षेत्र पर नेपोलियन ने कब्जा किया था, तो संधि के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को वापस फ्रांस से ले लिया गया। ठीक है, और इतना ही नहीं, क्या किया गया था ना बच्चा लोग, फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए, यानी फ्रांस बाद में फिर से अपना ना विस्तार कर सके, तो उसकी सीमा पर कई राज्य स्थापित कर दिए थे। ठीक है, तो जैसे कि अगर उत्तर की ओर देखते हैं तो उत्तर में आपका अलग राज्य हुआ था। ठीक है, तो उत्तर में नीदरलैंड का राज स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो उत्तर में था कौन था? बेल्जियम भी था। ठीक है, फ्रांस के उत्तर में। ठीक है बच्चा लोग, और इसके बाद दक्षिण में अगर हम देखते हैं तो दक्षिण में फ्रांस का कौन था? पिडमॉन्ट में क्या जोड़ दिया गया था? पिडमॉन्ट जो फ्रांस का क्षेत्र था उसमें जिनेवा को जोड़ दिया गया था। मतलब एक तरह से फ्रांस को चारों ओर से घेर लिया गया था। ठीक है, और वहीं जो प्रासा था, तो प्रासा को फ्रांस का पश्चिम सीमा, कौन सा सीमा बच्चा लोग? तो फ्रांस का पश्चिम सीमा पर महत्वपूर्ण नया इलाका दिया गया था। ठीक है बच्चा लोग, और इसका ऑस्ट्रिया को दिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया था। ऑस्ट्रिया को किसका नियंत्रण सौंपा गया था बच्चा लोग? उत्तरी इटली का। ठीक है, इस तरह से फ्रांस का जो क्या कहते हैं विस्तार किया गया था, सभी को धीरे धीरे करके उससे छीन लिया गया। लेकिन एक और बात इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, नेपोलियन ने क्या किया था? एक नया 39 राज्य का जर्मन कन्फेडरेशन स्थापित किया था, जिसको जर्मन महासंघ भी कहते हैं। तो ये वियना की संधि हुआ था बच्चा लोग, तो ये जो जर्मन महासंघ है ना बच्चा लोग, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, यानी उसको वैसे ही रहने दिया गया था, यानी वियना संधि के द्वारा। ठीक है, अब देखिए जो पूर्व में था, तो पूर्व में फ्रांस का, रूस का, पूर्व में रूस को एक हिस्सा दिया गया। ठीक है, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। ठीक है, पोलैंड पे भी फ्रांस का कब्जा था। ठीक है, अब प्रासा को क्या दिया गया? सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। किसका हिस्सा दिया गया? सैक्सनी का। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज़ें इसलिए हो रही थी ताकि फ्रांस में फिर से राजतंत्र की
बहाली हो सके। ठीक है, जो राजतंत्र को नेपोलियन ने खारिज कर दिया था बच्चा लोग, उसको फिर से क्या किया गया, बहाल किया गया। इस तरह से फ्रांस में के कारण यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था भी हो सके, जिसका प्रभाव आने वाले यूरोप में देखने को मिले। ये मुख्य उद्देश्य था रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करने का। तो उम्मीद है कि बच्चा लोग आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो को दोबारा देखिए, टॉपिक समझिए, और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको नोट्स के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो ये नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप इस नोट्स को देखकर अपना नोट्स भी तैयार कर लें। ठीक है बच्चा लोग, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं कि क्या आगे हुआ। तो देखिए, अब जो ये रूढ़िवादी व्यवस्था लागू किया गया फ्रांस में वियना के संधि के बाद, तो वो व्यवस्था कैसा था बच्चा लोग, निरंकुश था। अब मतलब आपको पता है कि निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई आलोचना करने वाला ना हो, और अगर कोई आलोचना करता है तो उसको दबा दिया जाए या उसको सजा दिया जाए। तो वही चीज़ फ्रांस में हो रहा था। अब क्या करता था, जो ये राजशाही व्यवस्था लागू हो गया था, तो वो आलोचना जब कोई करता था तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, या उनका खिलाफ कोई बोलता था या उनसे कोई असहमति दर्शाता था, तो ये रूढ़िवादी व्यवस्था उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब साथ ही साथ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो लोग निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाते थे, उन पर भी इन लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, कैसे इन लोगों ने किया, तो इन्होंने क्या किया, जो अधिकतर जो रूढ़िवादी सरकार थी, इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लागू कर दिया। अब सेंसरशिप था क्या था, तो सेंसरशिप का उद्देश्य क्या था, तो जो अखबार हुआ, किताब हुआ, या फिर नाटक हुआ, या फिर जो गीत में व्यक्त जो बातों पर था, उन अगर सरकार के खिलाफ या रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ बातें लिखी जाती थी, तो सेंसरशिप के द्वारा इन पर रोक लगाना था। ठीक है, क्योंकि अधिकतर ये जो बातें थी वो मुख्यतः फ्रांस की क्रांति और स्वतंत्रता और मुक्ति से जुड़े विचार को दर्शाते थे, और रूढ़िवादी सरकार ऐसा नहीं चाहती थी कि फ्रांस में फिर से स्वतंत्रता और मुक्ति की बातें की जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग को पता है कि जो चीज़ एक बार हो चुका है, लोग उन चीज़ों को ज़रूर याद करते हैं। तो वही बातें हो रही थी कि जो फ्रांस की क्रांति की स्मृति थी, वहाँ के लोगों को, खासकर किसको, उदारवादियों को प्रेरित कर रही थी। ठीक है, और यही उदारवादी जो ये रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक थे, ठीक है, और इनके द्वारा जो एक प्रमुख मुद्दा उठाया गया था बच्चा लोग, क्या था, प्रेस की आज़ादी का, क्योंकि प्रेस को इन लोगों ने कैद कर लिया था। प्रेस पर रोक लगा दी गई थी एक तरह से, और प्रेस पर बिना सरकार की मर्जी को प्रेस कुछ छाप नहीं सकती थी, कुछ लिख नहीं सकती थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब क्या हुआ कि जो 1815 के बाद जो रूढ़िवादी आए, ठीक है, उनका विरोध तो उदारवादी और राष्ट्रवादी कर रहे थे, लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने क्या किया, इन लोगों को दमन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनको तंग करना शुरू किया, इनको प्रताड़ित करना शुरू किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि रूढ़िवादियों में भय व्याप्त हो गया, और इन्होंने क्या किया, खुद को भूमिगत कर लिया। ठीक है, और क्या हुआ कि ये छुप गए, और क्या हुआ कि बहुत सारे जो यूरोपीय राज्य थे ना बच्चा लोग, उसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने, ठीक है, अब क्रांतिकारी लोग उभर गए इन रूढ़िवादियों के खिलाफ। ठीक है, तो प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन आए। ठीक है, तो देखिए, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब होता था कि जो रूढ़िवादियों और राजतंत्रीय व्यवस्था है उसका विरोध करना, जो किसके बाद स्थापित की गई थी, वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। और क्रांतिकारी होने का अर्थ होता था कि आप स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और मुक्ति के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, और आपको संघर्ष करना है देश की आज़ादी के लिए। ये सब क्रांतिकारी बनने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो जो अधिकतर क्रांतिकारी होते थे
वो राष्ट्र राज्य की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का क्या मानते थे, हिस्सा मानते थे। तो उम्मीद है कि बच्चा लोग आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्रांतिकारी कौन होते थे, इनका क्या उद्देश्य होता था। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ऐसा ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति हुए इटली का मेजनी। ठीक है, तो मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चा लोग, 1857 में जेनिवा में। ठीक है, और मेजनी है ना, ये किसके सदस्य थे, तो ये कार्बोनरी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। ठीक है, तो मेजनी ने 24 साल के ही उम्र में ही एक क्रांति की थी लिगोरिया में। ठीक है, तो लिगोरिया में इनकी क्रांति के कारण मेजनी को क्या कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद मेजनी ने फ्रांस के लिए 2 और भूमिगत संगठन की स्थापना की। ठीक है, क्या था, तो ये अब हम लोग इटली की ओर गए हैं बच्चा लोग, हम लोग इटली के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप के स्थापना किए थे। ठीक है, और ये सब सिर्फ फ्रांस और इटली तक ही नहीं सीमित था, यूरोप में जो भी राष्ट्र क्या कहते हैं क्या कहते हैं रूढ़िवादी लोग थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए इसके सदस्य कौन हुए, तो फ्रांस और इटली और जर्मनी में जो समान विचार रखने वाले युवा थे ना, वो इन सभी संगठनों का सदस्य बने। ठीक है, अब मेजनी का मानना था ना बच्चा लोग कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, यानी ईश्वर की मर्जी के कारण ही कौन मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, तो राज्य। ठीक है, तो इटली जैसे छोटे राज्य और प्रदेश, इटली है ना, जो इटली छोटे राज्यों और प्रदेश के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, यानी इटली को एक बड़ा राज्य के रूप में कन्वर्ट होना है, इसको एक एकीकृत गणतंत्र बनाना है। ये किसका उद्देश्य था, मेजनी का। ठीक है, और मेजनी का मानना था कि जो ये एकीकरण होगा वो इटली के मुक्ति का आधार हो सकता है। ठीक है, तो मेजनी के ये जो मॉडल था इसका देखा देखी कहाँ किया गया, तो जर्मनी। देखा देखी होने के बाद जर्मनी मतलब इसके जैसा ही। ठीक है, यहाँ जो मॉडल काम कर रहा था, गुप्त संगठन काम कर रहा था उसके अनुसार, तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन कायम किए गए। ठीक है, मेजनी किसका विरोधी था, तो मेजनी राजतंत्र का विरोधी था। ठीक है, और वो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को का सपोर्टर था। ठीक है, और इसने अपने जो स्वप्न से मेजनी ने अंततः अपना जो इसका ध्येय था उसने रूढ़िवादियों को हरा दिया और रूढ़िवादी की शासन व्यवस्था को खत्म करने में मेजनी का एक प्रमुख योगदान रहा। तो ठीक है, जो एक रूढ़िवादी राजा हुआ मेटरनिख, तो मेटरनिख ने मेजनी को क्या बोला ना बच्चा लोग, कि वो सामाजिक व्यवस्था का क्या है, सबसे खतरनाक दुश्मन है। ठीक है, तो बच्चा लोग आप लोगों को ये बातें समझ में आई। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज यहीं पर हम लोग पार्ट 3 को समाप्त करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो बच्चा लोग आज आपका एंड हुआ कौन सा पार्ट, एंड ऑफ पार्ट 3। ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोग पार्ट 3 का एंड किए और अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चा लोग, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, बड़ों को आदर दीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। ठीक है, और एक अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कीजिए और एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।